छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी है 64 और तारीख है 7/12/2020। यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ विषय अध्यापक या कक्षा अध्यापक का नाम लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है। गद्यांश को पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो जो हमारा ये पाठ है ये है लहासा की और लहासा की ओर ये पाठ हमें पढ़ना है, जिसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी के साहित्य में ऐसा नाम है जिनको यात्रा वृतांत के रूप में जाना जाता है। यानी कि आप समझिए कि उन्हें घुमक्कड़ भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की है और नेपाल, चीन, इस तरह के कठिन मार्गों से यात्रा की है। और आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यानी जो गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं, वो लहासा की ओर पाठ का है। और इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। यानी कि ये जो यात्रा थी, उन्होंने पहली बार तिब्बत की यात्रा की थी, जो 1930 या 1929 के बीच में की थी, और वो भी नेपाल के रास्ते। और उस समय भारत वालों को तिब्बत की यात्रा की मनाही थी, यानी अनुमति नहीं थी। इसलिए राहुल जी ने जो ये तिब्बत के रास्ते जो नेपाल के रास्ते जो तिब्बत की यात्रा की थी, वो भिखमंगों का वेश धरकर यात्रा की थी, क्योंकि वैसे इजाज़त नहीं थी यात्रा करने की। तो उन्होंने भिखारी का रूप धर के फिर उन्होंने यात्रा की, यानी कि अंदर प्रवेश किया तिब्बत में। तो उसी के विषय में इन्होंने जो लिखा, जो कठिनाइयाँ झेली, जो वहाँ देखा, जो अनुभव था, वो इस पाठ में लिखा है। बहुत अच्छा और सुंदर पाठ है, अनुभव वाला पाठ है, हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए आज का गद्यांश इस पाठ का हम पढ़ते हैं लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। वह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्त एक चीनी किला था। प्रत्यक्त होता है छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। जहाँ वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और ना औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो इस गद्यांश में हम देखें, कुछ मुख्य बातें इन्होंने कही है कि कलिंगपोंग का रास्ता उस समय खुला नहीं था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी, जो भी मतलब व्यापार था, वो तिब्बत के रास्ते होता था। और ये व्यापार का ही रास्ता नहीं था, ये सैनिकों के आने जाने का भी रास्ता था। वो सैनिकों के आने जाने का रास्ता था, वो इस बात से पता चलता है क्योंकि जगह जगह पर चौकियाँ और किले बने हुए थे, और जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। और बहुत सारे फौजी मकान गिर चुके हैं। तो किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, मतलब विध्वंस के बाद, ध्वंस के बाद, टूटने के बाद, तो इस वजह से उन किसानों के रहने की वजह से कुछ आबाद यानी बसे हुए घर नज़र आते हैं। और वहाँ पर एक त्यागा हुआ यानी छोड़ा हुआ पुराना किला भी है, जो चीनी किला था। तो वहाँ पर वो चाय पीने के लिए रुके थे। तब उन्होंने ये महसूस किया, देखा वहाँ कि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, और तकलीफ़ों के साथ कुछ अच्छी बातें भी हैं। यानी अच्छी बातें ये हैं कि जात पात नहीं है, छुआछूत नहीं है, और ना ही वहाँ की औरतें पर्दा करती हैं। यानी हमारे हिंदुस्तान में देखा जाए तो ये सब सारी समस्याएं हैं। जात पात की भी समस्या है, ऊंच नीच की भी है, छुआछूत की भी समस्या है। औरतें पर्दा करती हैं गाँवों में, चाहे वो ठोकर लगकर गिर जाएं, लेकिन पर्दा नहीं हटाकर चलती हैं। तो ये कुछ बुराइयां हैं, लेकिन नेपाल में ये अच्छे रूप में है, क्योंकि वहाँ ऐसी सब चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। और भिखमंगों के बारे में लेखक बताता है कि उनको चोरी ना कर लें, इस डर से उनको घर के अंदर नहीं आने देते हैं। अगर उनको आने दे दिया तो वो अंदर घुसते हुए चले जाते हैं। तो कुछ बातें इस गद्यांश के माध्यम से हमने जानी नेपाल की, और मेरा मतलब तिब्बत के बारे में कुछ खास बातें बताई उन्होंने।
तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर स्क्रीन पर है कि लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला। उत्तर है लेखक ल्हासा यानी तिब्बत की यात्रा के लिए निकला। तो लेखक ने कहाँ की यात्रा की? नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा की, क्योंकि उस समय तिब्बत में जाना इतना आसान नहीं था, यानी मनाही थी भारतीयों के लिए। तो भिखमंगों का ड्रेस पहनकर, वेश बनाकर, तब वो तिब्बत की यात्रा के लिए गए। आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। यह कैसे पता लगता है? रास्ते में जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। तो इसी बात से पता चलता है कि व्यापार के साथ साथ ये सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या क्या आराम की बातें थी। तो उत्तर है तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत या पर्दा प्रथा नहीं थी। साथ ही साथ वहाँ यात्रियों का आवभगत भी बहुत अच्छे से किया जाता था। तो हमारे भारत में जात पात, छुआछात और ये पर्दा प्रथा यानी घूंघट ढकने की प्रथा यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन तिब्बत में ये सब वहाँ नहीं है। और अगर कोई मेहमान आ गया है तो उसका स्वागत आवभगत बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये प्रथा तो आवभगत करने की हमारे गांव देहातों में भी बहुत अच्छे से है, लेकिन ये चीज़ तिब्बत में भी देखने को मिलती है। आइए बढ़ें चौथे प्रश्न के उत्तर की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। उत्तर है चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। तो अगर उनको आने देते तो वो घर के भीतर ही घुसते चले जाते थे, इससे चोरी का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता था। इसीलिए भिखमंगों को, जो बहुत ही घटिया भिखमंगे होते थे, उनको घर के अंदर आने नहीं देते थे। आइए बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर मैं यहाँ बता देता हूँ। अपना अनुभव मैं बताऊँगा। आपने अगर कभी कोई यात्रा की और कुछ कठिनाइयाँ झेली हैं, अनुभव किया है, तो आप अपने समझ से, अपने अनुभव के आधार पर लिखिएगा। तो मेरा अनुभव है कि जब मैं एक बार दार्जिलिंग गया, तो दार्जिलिंग में जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है टैक्सी की आती है, क्योंकि वहाँ टैक्सी का किराया बहुत महंगा है और कई बार कई टैक्सी वाले क्या है, मन माने हिसाब से किराया वसूलते हैं। अब क्योंकि उनकी यूनियन बनी हुई है तो आप वहाँ झगड़ भी नहीं सकते, वो सीधा साफ बात करते हैं। तो जो रेट है सरकारी वो दूसरा है, लेकिन क्योंकि यात्रा लंबी होती है और कोई सुविधा नहीं है कार के अलावा, क्योंकि बसें वहाँ नहीं ऊपर जाती हैं, तो कारों से ही या टैक्सी से या जीप से ही आपको जाना पड़ता है। तो वो एक कठिनाई देखने को मिली। बाकी वहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, और ख़रीदने के मामले में भी आपको, अगर कपड़े ख़रीदते हैं तो वहाँ आपको रेट कुछ बताया जाता है, लेकिन जब आप बार्गेनिंग करने लगते हैं तब जो 5,000 की चीज़ भी 2,000 पर वो दे देते हैं। और एक और कठिनाई वहाँ देखने को मिली कि जो हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं या इस साइड के लोग हैं, जो प्रॉपर खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं या और इस तरह की देसी खाना खाते हैं, वहाँ वो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो केवल आपको होटल में ही मिलता है। यानी कि सिक्किम में यात्रा के दौरान अगर आप कोई अच्छा होटल ढूंढने की कोशिश करें तो उसके रूप में आपको मोमोज़, चाउमीन, इस तरह की चीज़ें ही खाने को ज़्यादा मिलती हैं। तो ये कठिनाइयाँ हमने वहाँ अनुभव की। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो आप अपने हिसाब से अपना अनुभव लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा नेपाल, तिब्बत, इन सब के बारे में जानने की, कि उस समय कैसा था और आज कैसा है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा, मास्क लगा कर निकलिएगा, भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचिएगा।